हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो इंडिया में इलेक्शन हुआ है, उस हवाले से खबर खबर है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने उसको कहा है कि यार ये जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी विक्ट्री है। और दूसरा ये खबरें आ रही है कि क्या उनके लिए एक नया रास्ता हमवार हो रहा है कि वो नेक्स्ट टाइम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उनकी पार्टी जीत जाए। तो ये खबरें यकीनन पाकिस्तानी मीडिया भी इन खबरों को कवर कर रहा है। डॉन ने, जियो ने, सब ने इस पे खबर दी है कि बीजेपी ने अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है उसमें क्लीन स्वीप किया है। एक तो ये बात करेंगे और इसके साथ-साथ एक और इश्यू है कि जो डिप्टी एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उनकी मुलाकात हुई है। किसके साथ हुई है? डॉक्टर जयशंकर जी के साथ उनकी मुलाकात हुई है न्यू दिल्ली में। और ये ऐसे वक़्त में हुई है कि इससे पहले जैसे कि हमने देखा कि यूएस प्रिंसिपल डिप्टी एनएसए मीट्स द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर। तो एक ऐसे वक़्त में हुई है कि जब एक चार्ज किया है उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन के आदमी को पन्नू के मामले पे। उसके बाद ये मुलाकात हुई है। इसकी क्या स्टोरी है, इस पे भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai. Always a pleasure to be on your show. Thank you very much for inviting me. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ डायरेक्ट आते हैं इस इशू पे कि इलेक्शन हुआ और बहुत बड़ी विक्ट्री मिली बीजेपी को। मोदी जी ने कहा कि विक्ट्री उन लोगों के नाम है जो सप्रेस हैं, जिनके पास शायद किसी ने डिलीवर उनको नहीं किया, वो गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ये उनके नाम कहता है, मैं करता हूँ। और शायद वो ये सोच रहे होंगे कि इन इलाकों में जो पॉवर्टी है या कोई और चीज़ें हैं, उसको वो टारगेट करेंगे। क्या खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए फखर भाई, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ना, इसका मैकेनिकल फॉर्म क्या है। एक तो है डेमोक्रेसी की फिलॉसफी, जो बड़ी हम सबको अच्छी लगती है, फ्रीडम होता है, हम गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं, ये करें। पर डेमोक्रेसी का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, डेमोक्रेसी की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, साइंस तो हम सबको पता है। डेमोक्रेसी की हुँ। टेक्नोलॉजी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है वोटर का वोट। और वोटर का वोट जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक चीज तो हो गई कि वोट कौन ले रहा है, दूसरा वोट कौन मांग रहा है, और तीसरा कि वोटर क्या सोच रहा है। तो बाकी दो चीजें तो जी। मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि कौन कैंडिडेट बनता है, कौन कैंडिडेट नहीं बनता। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, कि वोटर के दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो आपका बटन जो है, आपकी पार्टी का बटन दबा रहा है। तो हुँ। इसको ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो वोटर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक वो है जो हार्डकोर वोटर होता है, उसको मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो आइडियोलॉजिकली आपसे जुड़ा होता है, तो वो जी। आपको वोट देता ही देता है। दूसरे वोटर वो होते हैं जो आइडियोलॉजिकली तो आपकी तरफ बेंट होते हैं, मगर वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको कहीं फायदा दिखा वो हुँ। दूसरी तरफ चले जाते हैं। और तीसरे वोटर वो होते हैं जो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो ऑन दैट पर्टिकुलर डे जाकर के डिसीजन लेते हैं कि हमें करना क्या है। हाँ। तो ये जो जो दूसरा और तीसरे तरफ का वोटर है ना, इसी को रिझाने की खेल चलती है फकर भाई। जी। बाकी के वोटर्स की कोई केयर नहीं करता। जो आइडियोलॉजिकली बेंट है कि भैया इसने तो जाकर के हमें ही वोट देना, उसकी कोई चिंता नहीं करता। चिंता उसकी होती है कि ये जो वोटर है जो कि फ्लेक्सिबल है, वो कहीं भी जाके दबा सकता है, इसके दिमाग को खेलो। तो आज की डेट में वोटर जो है वो तीन चीजें मांग रहा है। हमारे यहाँ पे वो समझदार हो गया। कहता था कि पहले हमारे यहाँ क्या होता था ना, कि इलेक्शन के एक रात के पहले दारू की बोतल बढ़ गई, चिकन के वो बढ़ गए, कुछ 100 रुपए बढ़ गए और वोट डल गया। तो अब वो कहता है यार कि तुम इलेक्शन की एक रात पहले देते हो तो हमें इलेक्शन के बाद क्या दे रहे हो, ये बताओ। अब वो समझदार हो गया है। तो अब कहता है मेरा ना बिजली का बिल माफ कर दो, हमको सब्सिडी दे दो, हमारा जो है वो अगर मैंने लोन लिया हुआ है खेती किसानी के लिए उसको माफ करवा दो। इस तरीके से वो अब आता है कि भैया तब हम तुमको वोट देंगे, तुम हमको 100 रुपए में हम क्यों दे तुम्हें। तो गवर्नमेंट इसको भी करने लगी। और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब इस पिच पे जाती हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। हर कोई अब आपको किसान ऋण योजना, यानी कि किसान का ऋण माफ हो जाएगा, ऋण मतलब उधार, किसान का उधार माफ हो जाएगा बैंक का। फिर उसको जो है फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, या जो ये जो मध्यम वर्गीय लोग हैं शहरों में, उनको 200 यूनिट फ्री बिजली, फ्री पानी, इस तरीके के बहुत सी चीजें दिए जाते हैं। तो उसके बाद ये कि बाकी जो राइवल पार्टीज है वो ये सब तो देने को तैयार है, बीजेपी से ज्यादा देने को तैयार है।
फिर भी लोग बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? जैसे मोदी जी ने इस बार कहा था छत्तीसगढ़ में हम 12,000 रुपए देंगे अगर हम आए, या दो ऐसे कुछ 12,000 या कुछ अमाउंट रुपए हम महिलाओं के जी। खाते में डालेंगे। कांग्रेस ने आगे कहा कि हम उससे डबल डालेंगे। फिर भी लोग कांग्रेस को नहीं दिए और जाकर के मोदी जी को दे दिए। भाई उनका तो होता है 24,000 रुपए मिलता, सरकार तो आनी जानी है। पॉइंट ये है कि एक तो है कि मोदी की जो वाकई में बात नहीं, गारंटी की मोदी सिंह तो होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि मोदी जी की ये जो राष्ट्रवाद का जो एंगल है ना, उसने जातिवाद को तोड़ दिया। तो लोग कम लेकर के खुश हैं, लेकिन उनके राष्ट्रवाद का जैसे जैसे बोध यानी कि नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ रही है कि वी आर इंडियंस, वी हैव अ वेरी क्या ग्लोरीफाइंग ट्रेडिशन या ग्लोरियस हिस्ट्री ट्रेडिशन, और हमें उस पर प्राउड करना चाहिए और हमें उसको अच्छा समझना चाहिए। तो लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं, थोड़ा कम लेने को तैयार है, टूटने को तैयार नहीं है। जातिवादिता को धीरे धीरे बैक स्टेज कंप्लीटली खत्म हो गया, ये झूठ होगा, लेकिन धीरे धीरे लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यही कुछ चीजें हैं जिसको मोदी जी ने, अब मोदी जी स्वयं कोई ब्राह्मण तो है नहीं, मोदी जी स्वयं एक बहुत छोटी जात के हैं, ओबीसी हैं, वो अदर बैकवर्ड कास्ट जिनको हम कहते हैं। तो वो खुद राइट। हिंदुत्व का पर्चा लेके चल रहे हैं, तो लोग जुड़ जाते हैं उनसे, छोटी कास्ट के लोग भी। तो कास्टवाद को उन्होंने एकदम तेल लगा दिया, किनारे कर दिया। उन्होंने कहा राष्ट्रवाद कास्टवाद का काट है राष्ट्रवाद, और बाकी फिर वही है कि हम भी आपको पैसा देंगे, थोड़े बिजली के बिल छोड़ देंगे, ऋण माफ कर देंगे, ये सब तो चल ही रहा है। सो दिस इज व्हाट अपील्स टू द पीपल। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, मतलब अभी एक स्टोरी मेरे सामने खुली हुई है। पनौती कहा था कांग्रेस के जो लीडर हैं, लेकिन अब पता है उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी बात हो रही कि अब बताए कि कौन है। कुछ लोगों की एक पिक्चर मैंने देखी कि वो शायद खेत में खेती बाड़ी कर रहे थे, वहां पे जो फार्मर्स थे उनके साथ कोई, मेरे ख्याल वो चावल का वो पौधा जो था वो लगा रहे थे क्योंकि पानी के अंदर था। कहते इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपने बड़ा कुछ किया, लेकिन कहते हैं कि पनौती कौन? ये क्या हुआ क्या? देखिए कांग्रेस में मतलब राहुल गांधी जी अच्छे जी, लीडर तो मतलब तो नहीं पता, अच्छे इंसान तो जरूरी है, इसमें तो कोई शक जी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको जो सिखा रहा है ना, वो ये सिखाना चाहता है कि मोदी की इंसल्ट करो ताकि जो मोदी के अपोजिट वोटर है वो तुम्हारा साथ दे, उसको लगे कि हाँ मोदी के सामने खड़ा हो रहा है। जैसे नहीं होता राइट। कि गुंडे के आगे यूं आप खड़े हो जाएं तो लोग कहते हैं हाँ यार इसमें दम है यार, ये देखो आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। तो ये डरता नहीं है। बेवकूफी वाली सलाह। उससे पहले मोदी जी का कोई स्टेटमेंट था महामूर्ख करके, शायद वो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अरे महामूर्ख तुमको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है। तो ये लोगों ने लगा कि ये इन्होंने इनडायरेक्टली शायद इनके लिए कहा होगा, हमारे जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनको पनौती का है। पिछले वाले इलेक्शन में चौकीदार चोर है ये चलाया उन्होंने कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उल्टा वो बैकफायर हो गया। देखिए कांग्रेस पार्टी वो हर काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है, सिवाय एक चीज छोड़ के। कांग्रेस पार्टी भी फ्री भी बांट रही है कि हम तुम्हें बिजली माफ कर देंगे, 1,000 रुपए बैंक में डाल देंगे, हम तुम्हारा वो बेटियों की शादी करवाएंगे, बच्चों का ये करवाएंगे, लैपटॉप, सब जो बीजेपी कर रही है कांग्रेस कर रही है। लेकिन एक चीज कांग्रेस समझने को तैयार ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जी, और वो ये है कि भारत की विरासत को क्यों नहीं समझना चाहते हो भाई तुम। अब आप एक चीज ये आत्मसात कर लीजिए, आप बीजेपी से भी अच्छा कर ले जाओगे, लेकिन समहाउ कांग्रेस उसको जहर समझ रही है, उसको छोड़ना, उसको वो छूना नहीं चाहती। अब आप ये सोचिए, भारत के हजारों हजार साल की इतिहास है, हमारे यहाँ जो कुछ छुट्टियां मिलती हैं, और पहली बात तो जो छुट्टियां हमारे यहाँ मिलती है कहीं नहीं मिलती। हमारे यहाँ मिलादुन नबी की छुट्टी मिलती है, ईद की छुट्टी मिलती है, मैंने किसी मुस्लिम कंट्री में दीपावली की छुट्टी मिलते हुए नहीं देखा है, या करेक्ट। रामनवमी की छुट्टी मिलते हुए नहीं देखा। हमारे यहाँ मिलता है, जबकि पॉपुलेशन आप जी, माइनॉरिटी में है। फिर भी जी, क्रिसमस की छुट्टी मिलती है हमारे यहाँ, आप जबकि 1% हो। मैं यूरोप में रहा हूं, मैं अमेरिका में, कई देशों में मेरे दोस्त रहते हैं, मैंने जी, आज तक नहीं देखी कि दीपावली की कोई छुट्टी हो। इस बार जी। न्यूयॉर्क में जो है उन्होंने पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है, बट एनीवेज। ओह! अब आप बताइए, हमारे यहाँ 4 मुख्य त्योहार हैं। दशहरा जिसमें रावण का जलन होता है, दीपावली जिसमें कि हम लोग दिया जलाते हैं, लक्ष्मी गणेश बिल्कुल, पूजा बिल्कुल। होती है, जी, रामनवमी जिसमें कि भगवान राम का बर्थडे मनाया जाता है। ये चारों के चारों त्योहार भगवान राम से रिलेटेड है। हुँ, लेकिन अयोध्या जो उनकी राजधानी है, जिससे कि भारत, आप हमारे घर में कोई सुबह सुबह मिलता है तो ग्रीटिंग है राम राम, और उसके बाद अगर कोई मर जाता है तो ग्रीटिंग होती है राम नाम सत्य है। तो हाँ, बिल्कुल। राम के नाम से देश भारत की चिंतन है, भारत का आत्मा राम है। लेकिन आप ये देखिए कि अयोध्या को फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक छोटा सा तालुका बना दिया था।
ये है। मंदिर टूट गया, उस मंदिर के लिए कोई आज तक राम मंदिर में गया ही नहीं वो बनने के बाद से, जबकि 500 साल से कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी। जैसे लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बाबरी मस्जिद को दूसरी जगह दे दिया गया, और अयोध्या में 100 से ज्यादा मस्जिदें हैं, आप जाके कैलकुलेट कर लें। तो बाबरी मस्जिद जो अगर तोड़ी भी गई तो उसको तोड़ करके कहीं नई जगह सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है कि आप वहां नई बाबरी मस्जिद बनाइए, और वो बना भी रहे हैं। उसकी जो है तामीर जो है वो, यानी कि उसका जो शिलालेख, वो जो है शिलान्यास, वो शुरू हो चुका है। पॉइंट ये है कि हम क्यों अपनी ट्रेडिशंस को थूक दें, हम क्यों अपने ट्रेडिशंस को गले नहीं लगाएं? क्या गलती थी जब ये सब चीजें थी तो ये आइडियोलॉजीज नहीं पैदा हुई थी तब। आप इनमें क्या बुराई है? आप इनको, यही भारत की धरोहर है, यही भारत का भारतीयता है हमारे यहाँ पे। आप जैसे, अब मैं गुरुद्वारा हूँ तो जाऊंगा ही भाई, बाबा गुरु नानक हमारे हैं, उनकी शिक्षा मेरी शिक्षा है, उन्हीं की शिक्षा पे हम चल के आगे बढ़ेंगे। तो ये एक जो ना एक अजीब सी मानसिकता है कि इन जो ये हिंदूवादी है। अगर आप राम मंदिर की बात कर दे तो हिंदूवादी है। अगर अगर मैं कह रहा हूं कि आप अगर देखें, आप अगर बेमियान में बुद्धिस्ट उसको अगर आप प्रिजर्व कर रहे हैं हेरिटेज को, तो क्या आप बुद्धिवादी हो जाएंगे? अरे भाई, आपका ट्रेडिशन है वो। उसी तरीके से आपके यहाँ पे जो हमारे यहाँ इस्लामिक जो वो हैं स्ट्रक्चर, वो भी हमारे वो हैं, क्या नाम है, ट्रेडिशन है, हमारी हेरिटेज का पार्ट है वो। ताजमहल हमारी हेरिटेज का पार्ट है। आईआईएम अगर आप देखेंगे, इंडिया का सबसे जो फेमस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसका नाम है आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद का जो लोगो है उसमें श्री मस्जिद का वो जो जालीदार उनका जो वो खिड़की है, वो उसका लोगो है। पॉइंट ये है कि कांग्रेस फॉर इनएक्सप्लिकेबल रीजंस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इंडियाज ट्रेडिशन। वो उसको एंटी सेक्युलर मानती है। मैं नहीं समझ पाता हूं क्यों। अगर आप मुझसे बताइए, अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए और आपसे कोई कह रहा है कि शारदा पीठ जो यहाँ हजारों साल से था, इसको आप प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करें, या जो तक्षशिला का जो यूनिवर्सिटी हजारों हजार साल पुराना है उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करें, तो आप हिंदूवादी बन जाएंगे? नहीं होता। बिल्कुल। This needs to percolate down to the कांग्रेस माइंडसेट, वो एक्सट्रीम वामपंथ जिसको कहते हैं, जो कि इंडिया के हेरिटेज से नफरत करता है। वरना कांग्रेस हर वो काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है। इस रीजन ही नहीं है कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों ना दें। भाई, बीजेपी से लोग 20-20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और लोग उसको रिपीट करवा रहे हैं, क्योंकि आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो उनको। आप भी आ जाओ ना यार, जब सब काम आप कर रहे हो तो आप इस विरासत को अपना लो। लोगों के पास ऑप्शन होगा। डेमोक्रेसी में तो अपोजिशन जरूरी है ना, ये क्यों बार बार बीजेपी आए भाई? लेकिन आप इस विरासत को अपनाने को तैयार नहीं हो। अब आप सोचिए, काशी भारत की जनमानस में है, लोग काशी में आके मरना चाहते हैं। आप चाहे इंडिया के किसी पार्ट में चले जाएं, काशी का पूछें, वो बता देगा। जब औरंगजेब ने वो मस्जिद मंदिर तोड़ दी थी, उसके बाद ना गांधी जी की एक किताब है, वो पढ़ लिया, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। वो कहे कि जब मैं काशी दर्शन करने गया, इतना वहां मुझे दिक्कत का सामना पड़ा, इतना छोटा गंदा सा मंदिर है, ये है वो है। लोग उस गंदी सी जगह में भी हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में आते थे। किसी ने नहीं सोचा उसको रिनोवेशन कराए। उसको रिनोवेशन करवाने को समझा जाता था कि ये एंटी सेक्युलर है। अच्छा, और आपको एक और मजे की बात बताएं, भारत तो पूरी की मंदिर व्यवस्था है या मंदिर है, उसका जो मैनेजमेंट है वो अपने अंदर ले रखा है। यानी कि हमारी मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है गवर्नमेंट को जाता है, तो मंदिर का चढ़ावा आप लेंगे तो उसका रिनोवेशन नहीं करेंगे आप? बिल्कुल, लुक आफ्टर करता है। बिल्कुल। तो इन्होंने ऐसी हमारी विरासत को छोड़ दिया, उसको सेक्युलरिज्म बता दिया, क्योंकि समहाउ एक पर्टिकुलर सोसाइटी नाराज हो जाएगी। अरे भाई, क्यों नाराज होगी? जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, वो आपका भी है भाई। हम सब एक ही लोग हैं। टू नेशन थ्योरी को मैं नहीं मानता कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। मैं ये जरूर मानने को तैयार हूं कि मुसलमान एक अलग पूजा पद्धति है, उसमें ईश्वर से आपका संबंध दूसरा है, लेकिन हम लोग एक हैं भाई। हम कोई न तो तुर्क है, ना अरब है, ना गोरे हैं, ना काले हैं, हम लोग इंडियन है। वी आर सेम पीपल। ये बात कांग्रेस को समझने को पड़ेगी। नहीं समझेंगे, मोदी आते रहेंगे। अच्छा, ये एक और चीज भी सुनने को आ रहे हैं, मोदी इज अनस्टॉपेबल। क्या मतलब इसके पीछे क्या ये जो आप बता रहे हैं ये, या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो आपने रिलीजन के या आइडेंटिटी की बात की, इसके अलावा भी? क्योंकि हम सुनते हैं जी, इकोनॉमी का बहुत सुनते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सुनते हैं,
हम दुनिया के साथ ताल्लुकात का बहुत सुनते हैं, यानी जो जिसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी को सुनते हैं, ये सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें आपको लगती है कि वो अवाम को या जनता को अट्रैक्ट कर रही है कि यार मतलब दिस इज़ अ पर्सन? फकर भाई, आप ना लाहौर की सड़क पे चले जाएं और एक नॉर्मल सी बस्ती में जाए, लोगों से पूछे जीडीपी क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। नहीं पता। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स उनको घंटा समझ में नहीं आती। ये सब एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर के लेख है जो इलेक्शन में अब वो उन पढ़ने वालों को तो अफेक्ट करते हैं, पर जो वोटर है उसको अफेक्ट नहीं करता। फाइन। उसको तो ये देखना है कि मेरी दाल चावल सस्ते रेट में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मोदी जी ने, मैं वही कह रहा हूं, मोदी जी ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा घर बना के दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये तो वेरीफाइबल रिकॉर्ड निकल जाएगा। सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप दिए मुसलमान भाई बच्चों को माइनॉरिटी एजुकेशन शिक्षा के तहत में, वो सब निकल जाएगा। पॉइंट ये है कि कांग्रेस सब करने को तैयार है, मगर वो समहाउ ये एक चीज है, वो भारत को मानने को ही तैयार नहीं। कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत तो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, 1950 से वजूद में आया भारत का, कभी, जबकि हमारे यहाँ आज से कम कुछ नहीं तो 7-8 हजार साल पहले एक मतलब श्लोक लिख दिया गया, उसको मैं आपको पढ़ देता हूँ। उत्तरस्य यस्य समुद्रस्य हिमाद्रैशैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम भारती यत्र संतति। तो ये हजारों साल पहले लिखा गया कि जिस भूभाग के उत्तर में हिमालय, हिमालय हर पर्वत हिमालय नहीं है, दुनिया में कई पर्वत हैं, तो देखिए जरा प्रिसीजन, क्योंकि आपके यहाँ पे जैसे पर्वतों के कुछ नाम होंगे, उधर एंडीज है, कुछ और है, बहुत से पर्वतों के नाम है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, उस भूभाग को भारत कहते हैं, और यहाँ पे रहने वाले को भरत की संतति कहते हैं। अरे अपना ट्रेडिशन मानने में क्या है भाई, यही यही उनको सीखना है। अदरवाइज लोग कांग्रेस को वोट देने को तैयार हैं। कांग्रेस ने ये जो एक फीलिंग बता दी है लोगों के अंदर समहाउ कि हमारी ट्रेडिशन को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये एंटी इंडिया हो चुके हैं। या आप कह ले ये एक मैसेज है कि ये समहाउ प्रो मुस्लिम है, और प्रो मुस्लिम का होने का मतलब है कि ये हमारे कल्चर को ही मिटा देना चाहते हैं, हमारी आइडेंटिटी को ही मिटा देना चाहते हैं। ये एक मैसेज चला गया है, उसी वजह से वोट्स नहीं हो रहे। वरना कांग्रेस हर वो काम कर रही है, वो जीडीपी का सबको बताती है कि जीडीपी है नहीं हो रही है, इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, नौकरी नहीं है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो रोज टीवी पे आके बात बोलते हैं। फिर भी लोग क्यों नहीं वोट दे रहे? उसका रीजन यही है कि लोग जो है वो कट रहे हैं उससे। भाई आप ही बताइए, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी वो आइडेंटिटी आपसे छीना जाए और आपसे कहे यार ये तुम ये सुविधा ले लो, तुम्हें हम एक नौकरी दे देंगे या तुम्हारे अकाउंट में 2000 देंगे, आप कहेंगे नहीं भाई, आइडेंटिटी मेरी पहले, मैं पश्तून हूं, मैं पठान हूं, मैं प्राउड पठान हूं, मेरी हजारों हजार साल की आइडेंटिटी है, मैं यूं नहीं छोड़ूंगा। सारा खेल ही आइडेंटिटी का। पता नहीं समहाउ ये कांग्रेस के लोगों के बात क्यों नहीं जा रही है। और अभी एक हमारे जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि जो एकदम एक्सट्रीम जो वो है ना मार्क्सिज्म थॉट प्रोसेस की, इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट करना है, और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम वेस्टर्न यूरोपियन वैल्यूज को नहीं यहाँ पे स्थापित करेंगे। ये वो मानसिकता है जो कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अदरवाइज कांग्रेस इज ऑल्सो अ गुड पार्टी, और बल्कि कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र तो सतत चलेगा ना, हमें दूसरी पार्टियां तो चाहिए ना, हम खाली बीजेपी को वोट क्यों दें? We need good parties, we need good political leaders. जी एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात करेंगे, डॉक्टर जयशंकर जी की मुलाकात हुई है जॉन फेनर से, जो डिप्टी एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएस के। उनके साथ मुलाकात हुई, और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पे हुई जब पन्नू वाला मामला, जिसमें मतलब चार्ज किया गया है एक इंडियन ओरिजिन के, और उन्होंने एक वो भी इल्ज़ाम भी लगाया हुआ है कि भाई इसमें उनका हाथ रहा है, अमेरिका और कनाडा, जिस तरह कनाडा का इशू शुरू हुआ था। कैसा देख रहे हैं कि मतलब कोई इस तरह की बात हो रही है, या इससे हटकर जो बाकी चीजें पहले चल रही थी वही चल रहा है कि हाँ यार ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, ये डिफेंस वाली फील्ड में करना है, इकोनॉमी में करना, ये करना? देखिए, दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स इतनी मैच्योर है, वो जानती हैं कि पन्नू इज नॉट दैट अ बिग फिश कि उसके लिए संबंध खराब किया जाए। पन्नू में भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के लिए एक बहुत वो हमारे आपके इमेजिनेशन को सीज कर सकता है, बट दोज हु आर पॉलिसी मेकर, उनको पता है कि इंडिया अमेरिका का ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये इट इज हियर टू स्टे फॉर अनदर 100 years। ये 1-2 साल का रिश्ता नहीं बनाया जा रहा है, ये आने वाले 100-200 साल का वर्ल्ड मैप हो रहा है कि भाई यही दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर होने जा रहा है आने वाले 200 सालों में।
अगर डेमोक्रेसी को, फ्री सोसाइटी को, फ्री इकोनॉमी को, ह्यूमन फ्रीडम्स को अगर आपको पिलर बनाना है तो इंडिया और अमेरिका को साथ में आना ही पड़ेगा। और पन्नू जैसे घटनाएं होती रहेंगी, उधर से भी कुछ होंगी, इधर से भी कुछ होंगी। अगर उन्होंने पन्नू किया तो हमने भी तो रशिया से ऑयल करके उनको अनॉय किया ना, हमने भी तो रशिया से 400 लेकर के उनको अनॉय किया ही ना। तो अगर पन्नू हमारी सेंसिटिविटी है तो रशिया उनकी सेंसिटिविटी है। हम भी अब भाई, हम भी अड़ गए कि हमारा भी अपना इंडिपेंडेंस है, हमारी भी अपनी ये, हम अपने देश का वो देखेंगे तो वो भी अड़ गए कि अब हम पन्नू का कार्ड खेलेंगे। तो बस ये इतना ही रहेगा, ये एक दूसरे को चिकोटी काटने वाली बात है। बट अदरवाइज बोथ द गवर्नमेंट्स एंड जिसे कह दीजिए कि डीप जो स्टेट है उनके बीच में ये बात डिसाइड हो चुकी है कि दिस इज द रिलेशनशिप for another 100 years or 200 years or 300 years, and there's no looking back. There's a bipartisanship, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे वो आपके ये हो ग्रैंड ओल्ड पार्टी रिपब्लिकन हो गई, दूसरी कौन सी उनकी पार्टी में भूल रहा हूँ उनकी, तो ये डेमोक्रेट्स, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग है। उसी तरीके से इंडिया में भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, और चाइना का जो ग्रोइंग थ्रेट है इसको न्यूट्रलाइज करना ही है। और अगर उसमें हमारा फायदा हो रहा है तो भाई बढ़िया है, तो हम उसमें क्यों नहीं ले ले, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल रही है, सो व्हाई नॉट। आई डोंट थिंक पन्नू इज अ बिग, ये 2-3 न्यूज़पेपर का मैटर है, पन्नू इज नॉट इवन डिस्कस्ड, आई थिंक नो, वो लोग डिस्कस भी नहीं करते होंगे, तो बस हो गया वो न्यूज़पेपर के लिए, जनता को, दोनों तरफ की जनता को थोड़ा थोड़ा खाने पीने के लिए दे दिए, जनता हो जाए हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल सही है, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और चीज़ें आती रहती हैं कंट्रीज के बीच में, लेकिन उसको लेकर आप बाकी चीज़ें नहीं रोकते। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अक्लमंदी आज के दौर की। और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फखर भाई एंड गुड नाइट। थैंक यू सर।